डिटर्मिनेशन ऑफ लॉन्जिविटी, आयु किस तरीके से निकालते हैं। तो आयु निकालने के लिए बृहद पाराशर होराशास्त्र में पाराशर ऋषि ने अराउंड 32 मेथड्स दिए हुए हैं और ये मेथड्स हैं बेस्ड ऑन ग्रह बल एंड भाव बल। ग्रह बल, कुंडली के अंदर ग्रहों का कितना बल है, भावों का कितना बल है, कितनी स्ट्रेंथ है, उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा मेथड हमें यूज करना चाहिए। दूसरी बात, इसमें राहु और केतु को हम कंसिडर नहीं करके चलते, क्योंकि राहु और केतु का ना ही तो ग्रह बल निकाला जा सकता है, ना ही उनकी कोई भी राशियां कुंडली के अंदर होती हैं, कोई लॉर्डशिप नहीं होती पाराशर जी के हिसाब से। अब इसके आयु के कैलकुलेशन के लिए जो 32 मेथड्स दिए हुए हैं, उनमें जो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, वैसे बहुत सारे मेथड हैं, कौन सा प्लेनेट स्ट्रोंग है, लग्न स्ट्रोंग है, या चंद्रमा स्ट्रोंग है, या सूर्य स्ट्रोंग है, मगर सभी प्लेनेटों की स्ट्रेंथ के बेस पर एक अलग अलग मेथड दिए हैं। उनमें जो सबसे पहला मेथड है वो है अंशायु, जिसको AM ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में, मगर ये अंशायु है एक्चुअली। ये मेथड उन लोगों की आयु निकालने के लिए यूज की जाती है जिनकी कुंडली में लग्न स्ट्रोंग होती है। दूसरी आयु होती है पिंड आयु। पिंड आयु उन लोगों की कुंडलियों में निकाली जाती है जिनका सूर्य बली होता है। अक्सर लोगों की कुंडलियों में सूर्य बली माना जाता है और यहाँ पर स्ट्रेंथ आपको षड बल के बेसिस पर फाइंड आउट करनी है। तीसरी होती है निसर्ग आयु, और निसर्ग आयु उन लोगों की कुंडलियों में निकाली जाती है जिनकी कुंडली के अंदर चंद्रमा बली होता है, मून स्ट्रोंग होता है। मेनली हम इन तीन तरह की आयुओं को निकालेंगे और इन तीन आयुओं में से अंशा आयु सबसे ज्यादा एक्यूरेट मानी जाती है। आपको किसी की आयु का असेसमेंट करना है तो उसकी अंशा आयु, पिंड आयु और निसर्ग आयु तीनों निकाल लें और तीनों का जो एवरेज आएगा वो उसकी एक्चुअल आयु के आसपास आएगी। अब जब आयु निकालते हैं तो अक्सर आयु आपको पता चलेगा कि जो व्यक्ति की डेथ जब हुई और आपने जो कैलकुलेट की उनके अंदर डिफरेंस आता है, क्योंकि आपकी कुंडली आपके इस जन्म के कर्मों के हिसाब से बदल जाती है। तो जो भी डिफरेंस आएगा, यदि उसकी आयु कम हुई या ज्यादा हुई, वो के उसके करंट जन्म के क्रियामान कर्मास की वजह से आयु कम या ज्यादा हो सकती है। यदि उसके किए गए कर्म ज्यादा बेहतर हो तो वो कुछ लंबा समय जी पाएगा, और किए गए कर्म खराब हो तो वो कुछ कम समय जी पाएगा। इसलिए जो भी डिफरेंस आता है वो इस वजह से आता है। अब चौथी जो आयु होती है उसे हम बोलते हैं भिन्नाष्टक वर्ग आयु। ये उन नेटिव की कुंडली में निकाली जाती है जिनका मार्स, मंगल सबसे बली होता है। रश्मि आयु उन लोगों की कुंडली के अंदर निकाली जाती है जिसका मरकरी या बुध सबसे बली होता है। नक्षत्र आयु हम उन लोगों की कुंडलियों में कैलकुलेट करते हैं जिनका जुपिटर या गुरु सबसे बली होता है। काल चक्र आयु उन लोगों की कुंडली के अंदर निकाली जाती है जिनका शुक्र सबसे बली होता है। सर्वाष्टक वर्ग आयु उन लोगों की कुंडलियों में निकाली जाती है जिनका शनि सबसे बली होता है। जैमिनी आयुर्दय इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द आयु खंड। तो आयु खंड यदि आपको किसी भी नेटिव का निकालना है उसके लिए जैमिनी आयुर्दय निकालते हैं, वो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। इससे हम एक खंड निकालते हैं कि उसकी उम्र अल्पायु होगी, मध्य आयु होगी या पूर्ण आयु होगी। उसमें वृद्धिकारी होरा लग्न और होरा लग्न का उपयोग किया जाता है। उन्हें किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है वो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो आप उन वीडियोस को फिर से एक बार देख सकते हो। तो इस टॉपिक पर यहां पर नहीं जाऊंगा। अब मैं आज की क्लास के अंदर आपको अंशा आयु या अंश आयु कैलकुलेट करना बताऊंगा कि उसे हम किस तरीके से निकालते हैं। हालांकि यहाँ पर इसमें सम अदर अप्रोप्रिएट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग लॉन्जिविटी दिया हुआ है, मगर इनको हम यूज नहीं करते क्योंकि इनमें जो आयु आती है वो बड़ी अप्रोक्सीमेट आती है, आसपास भी नहीं आती। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वारायु जो होती है मनसागरी में दिया हुआ है, गिव्स रफ आयु अकॉर्डिंग टू वीक डे ऑफ बर्थ। तो इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है कि किस दिन जन्म हुआ है तो उसके बेसिस पर क्या आयु होगी, मगर ये बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं होती, तो हम यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे। एक आपकी राशियायु होती है मनसागरी में, वो इस हिसाब से दिया है कि नेटिव की जन्म राशि कौन है, उसके बेस पर उसकी क्या अप्रोक्सीमेट आयु होगी। तो इसका भी हम ज़्यादा डिस्कशन यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि भी ये भी बहुत अप्रोक्सीमेट है, एक्चुअल आयु के बिल्कुल आसपास नहीं होती। एक होती है केंद्र आयु। इसमें क्या करते हैं, द नंबर ऑफ राशिज इन द केंद्र आर एडेड एंड मल्टीप्लाइड बाई 3। केंद्र भावों में 1, 4, 7, 10 में जो भी राशिज हैं उनको ऐड कर लेते हैं और ऐड करके उनके नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी नंबर आया, यदि केंद्र में आपका शनि, मार्स या राहु अवेलेबल है
वो जिन राशियों में बैठे हैं उन राशियों के नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर जो मिलेगी उसे हम केंद्र आयु बोलते हैं। इस पर भी मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि ये भी एक्यूरेट नहीं होती। ऐसे ही पुरुषाकार आयु है, वो एक्चुअली एक पुरुष के आकार के बेस पर डिस्क्राइब करते हैं। तो ये चारों आयु मैंने केवल आपको जस्ट बता दिए हैं, इस तरीके की आयु भी यूटिलाइज होती है, मगर ना ही तो इनके रिजल्ट एक्यूरेट है और ना ही इन्हें हमें कैलकुलेट करना होता है। अब आज की क्लास में मैं आपको अंशायु निकालना यहाँ पर सिखाऊंगा कि अंशायु किस तरीके से निकाली जाती है, जिसे हम अंशायु बोलते हैं। यह अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है कैलकुलेशन ऑफ लॉन्जेविटी। ऐसा माना जाता है कि यह सबसे एक्यूरेट आयु आती है और यह उन लोगों की कुंडली में निकाली जाती है जिन लोगों की लग्न सबसे बली होती है। इसको निकालने का तरीका क्या है? बहुत ही सिंपल मेथड है, ध्यान से समझ लें। सबसे पहले आपको क्या करना है, लग्न और सभी ग्रहों के लॉन्गिट्यूड लिख लेने हैं जिन्हें हम बोलते हैं भोगांश। जैसे मैंने एक पर्टिकुलर कुंडली ली हुई है, मिसेज इंदिरा गांधी की कुंडली है, उसके अंदर उनके सूर्य, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, लग्न, उन सभी के लॉन्गिट्यूड को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। लॉन्गिट्यूड को किस तरीके से लिखते हैं? जैसे सन का लॉन्गिट्यूड लिखा है 7 साइन पास 4 डिग्री 7 मिनट। तो मैं पहले लॉन्गिट्यूड लिखना आपको बता देता हूँ। ये मिसेस गांधी की कुंडली है, देखिए इंदिरा गांधी की कुंडली है, 1911 1917, टाइम ऑफ बर्थ 23.11 आवर है और इलाहाबाद का। अब सूर्य का लॉन्गिट्यूड लिखना है तो सूर्य 8 साइन में है 4 डिग्री 7 मिनट। तो इसका लॉन्गिट्यूड लिखा जाएगा 7 साइन पास्ट, 7 साइन क्रॉस कर चुका है, 4 डिग्री 7 मिनट्स, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। सपोज मार्स का लॉन्गिट्यूड लिखना है तो 5 साइन में उसे हम लिखेंगे 4 साइन पास 16 डिग्री 22 मिनट। इस तरीके से लॉन्गिट्यूड लिखा जाता है। सपोज आपका यहाँ पर लग्न का लॉन्गिट्यूड लिखना है तो वो 3 साइन पास 27 डिग्री 56 मिनट। इस तरीके से हम सभी प्लेनेट का लॉन्गिट्यूड लिख देंगे। एक ये मैंने यहाँ पर चार्ट बनाया हुआ है, तो इसमें हमने सभी प्लेनेट्स का लॉन्गिट्यूड लिखना है। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में जो लॉन्गिट्यूड लिखा है उसको मैं मिनट्स में कन्वर्ट करूंगा। यहाँ पर पहले उसको डिग्रीज में कन्वर्ट किया हुआ है। डिग्रीज में कन्वर्ट करने का तरीका बिल्कुल आसान है। जो साइन लिखा हुआ है 7 साइन, उसको 30 से मल्टीप्लाई करें। तो 7 साइन को 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 210 आएगा, उसमें इस 4 डिग्री को ऐड कर दिया है तो 214 डिग्री बन गया है। तो इसमें कन्वर्ट करने की आपको जरूरत नहीं है, मैं सीधा ही इसको मिनट में कन्वर्ट कर दूंगा। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो साइन आ रहा है उसको 1800 से मल्टीप्लाई करें, डिग्री आ रही है उसको 60 से मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दें। मैं आपको बताता हूं प्रैक्टिकली, देखिए जो साइन होता है, यहां पर मैं लिख के बता रहा हूं, इसको फिर मैं मिटा दूंगा। आपका जो साइन होता है, साइन आपको मालूम है कि एक साइन में आपके 30 डिग्रीज होती है, एक साइन में 30 डिग्रीज होती हैं। अब जैसे मैं सन के लॉन्गिट्यूड को कन्वर्ट करता हूं तो 7 साइन है, तो 7 साइन को मैं डिग्रीज में कन्वर्ट करूंगा, पहले 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इतने डिग्रीज हो गया। अब इस डिग्रीज को मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो मैं उसको एक्चुअली फिर जो आएगा उसको 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इंटू 60 करूंगा मैं। तो ये बार बार करने की बजाय मैं जो भी साइन दे रखा है उसको सीधा ही यदि मैं 1800 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, जैसे यहां पर आपको मैं इस 7 को सीधा ही 1800 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो जब भी आपको साइन को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 1800 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्लस हम करेंगे, अब इसमें देखिए जो इसकी 4 डिग्री आ रही है इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपको 4 को सीधा 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। फिर यहाँ पर 7 मिनट जो बचा हुआ है उसको एज इट इज इसके अंदर ऐड कर दीजिए, जो भी आएगा इन सब देता हूं तो देखिए कितना है आपका, टोटल आ गया है 12847, 12847। आप देख लीजिए 12847 मिनट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से मैं इसको भी कन्वर्ट कर लूंगा, मून के लॉन्गिट्यूड को भी मिनट्स में कन्वर्ट कर लूंगा, मार्स के लॉन्गिट्यूड को भी मिनट्स में कन्वर्ट कर लूंगा। इन सभी को मिनट्स में इस तरीके से हमने कन्वर्ट कर लेना है। तो देखिए इनको सभी को मैंने मिनट्स में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है। सभी प्लेनेट के और लग्न के लॉन्गिट्यूड को मिनट में कन्वर्ट किया है, पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा क्या है, इसको आपको 200 से डिवाइड करना है। यहां पर हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 200, और इसके बाद हम देखेंगे क्या रिमाइंडर बचता है। 200 से डिवाइड करेंगे इसको और रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर।
तो 200 से डिवाइड करने का लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि जो आपका एक नक्षत्र का एक पद होता है वो 200 मिनट का होता है। एक नक्षत्र का एक पद होता है 3 डिग्री, और इसको मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। एक नक्षत्र का एक पद होता है, उससे हम डिवाइड करेंगे। एक नक्षत्र का एक पद होता है 3 डिग्री, एक मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट्स का होता है। इसको यदि मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो पद 200 मिनट एक पद हो जाता है आपका। तो एक पद एक्चुअली यहां पर हम कहते हैं एक नक्षत्र का एक पद 1 साल उम्र प्रोवाइड करता है। तो इसलिए हम इसको जो भी और कोई भी प्लेनेट आपका मैक्सिमम 12 साल तक उम्र प्रोवाइड कर सकता है, एज प्रोवाइड कर सकता है अंश आयु में। तो आपने क्या किया, सभी प्लेनेट के लॉन्गिट्यूड को मिनट में कन्वर्ट किया। अब सभी को आपने 200 से डिवाइड करना है, और डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर आपका बचेगा, यदि वो 12 से कम बचता है तो उसको एज इट इज रख लेना है, मगर 12 से ज्यादा बचता है तो उसमें से 12 के मल्टीपल्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन यहाँ पे दी है, 12847 को हम 200 से डिवाइड करेंगे। ये 12847 है, उसको 200 से डिवाइड किया, तो 200 से डिवाइड करने पर देखिए 6 टाइम गया 1200, 847 बचा, फिर ये 4 टाइम्स गया 800, 47 बचा, 470 मैंने डेसिमल लगा दिया, इसको फिर किया तो ये 400 आया, 2 टाइम्स गया, फिर यहाँ पे 70 बचा, फिर एक जीरो लगाया, 3 टाइम गया, फिर यहाँ पे 600 गया, और ये आपका इस तरीके से आपका 1000 बच गया, और 5, ये हो गया 64.235। डिवाइड कर लिया, 64.235 बचा। अब इसमें से आपको क्या करना है, नियरेस्ट 12 के मल्टीपल को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो नियरेस्ट 12 का मल्टीपल आएगा 60, तो 60 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करके जो बचा रिमाइंडर 4.235 बचा, उसमें हम उसको रफली 4.23 कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपको करना क्या है, जो भी मिनट्स में लॉन्गिट्यूड आया उसको 200 से डिवाइड कर लीजिए, जो भी आपका बचेगा क्वोशिएंट उसमें से 12 के मल्टीपल्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे यहाँ पे क्वोशिएंट बचा 64.235, तो 64.235 में से 12 के मल्टीपल्स मतलब 60 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सपोज ये बचा होता 14.235, तो हम 12 सब्ट्रैक्ट करते। सपोज ये बचा होता 34.235, तो उसमें से नियरेस्ट 12 का मल्टीपल 24 सब्ट्रैक्ट करते, जो बचता वो इसकी एज होगी। और क्योंकि एज कोई भी आपका प्लेनेट 12 ईयर से ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो आपका जब उसके लॉन्गिट्यूड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, उसको 200 से डिवाइड करने पर जो भी बचेगा वो आपका क्वोशिएंट कभी भी 12 से ज़्यादा है तो उसमें से 12 के मल्टीपल को सब्ट्रैक्ट कर देना है, 12 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमने इन सभी को कैलकुलेट किया हुआ है। जैसे आपका मून का लॉन्गिट्यूड आया 16537, इसको 12 से मैंने डिवाइड किया, तो डिवाइड करने पर जो भी बचा उसमें आपके 200 से डिवाइड किया, 200 से डिवाइड किया 16537 को, उसमें जो भी आया उसमें 12 के मल्टीपल्स जो थे उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और इस तरीके से जो भी हमें मिलने वाला है, जैसे यहाँ पे देखें 2700 को 200 से डिवाइड किया है, ये एक्चुअली 13.5 आएगा। 2700 को 200 से डिवाइड करेंगे तो 20 से 20 कैंसिल होगी, 27/2 दैट इज 13.5 आया, उसमें से 12 हटा दिया तो 1.5 ईयर बचा। इस तरीके से सबको निकाल लेना है। तो सिंपल पहला स्टेप फिर से रिपीट कर देता हूँ, लॉन्गिट्यूड लिखना है, उसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है, मिनट्स में जो आया उसको 200 से डिवाइड करने पर जो भी बचा वो निकाल लो आप, डिवाइड करने पर क्वोशिएंट, उसमें से 12 के मल्टीपल सब्ट्रैक्ट करने पर ये आ जाएगा। मतलब जो भी बचेगा वो 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कुल मिला के बात यह है, 12 से ज़्यादा है तो 12 आप सब्ट्रैक्ट करते जाइए जब तक कि 12 से कम ना जाए। अब ये 4.23 ईयर आया, 10.68 ईयर आया, तो यहाँ पे जो डेसिमल्स में ईयर आ रहे हैं, लाइक ये 0.23 ईयर आ रहा है, इस 0.23 ईयर को आप मंथ और डेज में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे, इस एक एग्जांपल को मैं कन्वर्ट करके बता देता हूं। 0.23 को मंथ और डेज में कन्वर्ट करना है आपको। पॉइंट 23 आया, उसको पहले हम मंथ में कन्वर्ट करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 6 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1680 आएगा, इट विल बी एक्चुअली 16.80, तो उसको रफली 17 डेज ले लेंगे हम, तो ये आ जाएगा 2 मंथ एंड 17 डेज।
तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हमने 23 डेज आ रहा है, कुछ कैलकुलेशन में मैंने गलती कर दी है क्या, 0.23 4.23 आ रहा है ये। तो 0.23 को मैं उसमें कन्वर्ट करता हूँ, तो 0.23 को 12 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक साल है, 0.23 ईयर है, तो 12 3 जा 36, कैरी 1 वो 3 एंड 12 2 जा 20, ये 22.76 है बेसिकली, ये गलत कैलकुलेट कर लिया था, 2.76 है, तो 0.76 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हो गया आपका 228 आया ये। तो 22.80 का मतलब 23 डेज हो गया, तो 2 मंथ एंड 23 डेज। देखिए वही लिखा हुआ है यहाँ पर, 4 ईयर एज इट इज रख लिए, 0.23 ईयर को मंथ और डेज में कन्वर्ट कर लिया। इन सभी में हम इस तरीके से इसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो आयु प्रोवाइडेड बाई प्लैनेट्स आ गई है ईयर, मंथ और डेज में। सभी प्लैनेट इंक्लूडिंग लग्न जो आयु प्रोवाइड कर रहे हैं उसे हम ऐड कर लेंगे। डेज को डेज में ऐड किया, मंथ को मंथ में ऐड किया, ईयर्स को ईयर में ऐड किया। अब ये ध्यान रखना है, जैसे ही 30 डेज से ऊपर डेज आएंगे उन्हें मंथ में कन्वर्ट कर देना है, 12 मंथ से ज़्यादा मंथ आएंगे उसको ईयर में कन्वर्ट कर देना है, और ऐड करने पे 55 ईयर एंड 6 मंथ आ गया आपका। तो ये आपकी अंशा आयु यहाँ पर हमने कैलकुलेट की है। अभी ये खत्म नहीं होता है, तो पहला स्टेप को मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, बिल्कुल सिंपल स्टेप है, वो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। द प्रोसीजर, कन्वर्ट द फुल निरायना लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेनेट एंड लग्न इनटू मिनट्स, डिवाइड ईच ऑफ देम बाई 200, एक नवांशा से। इफ द क्वोशिएंट इज मोर देन 12 देन सब्ट्रैक्ट मल्टीपल ऑफ 12 फ्रॉम इट, द रिमाइंडर इज द एज प्रोवाइडेड, जो बचेगा। कैरी आउट, अब हम भरण करेंगे एडिशन और हरण करेंगे यहाँ पे रिडक्शन। लाइक पिंडायु में भी हरण करते हैं, मगर यहाँ पे एक्चुअली क्रूरोदय हरण नहीं किया जाता अंशा आयु के अंदर, बाकी सभी तरीके के हरण किए जाते हैं। अब भरण के नियम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती नहीं करनी है। पहला नियम यह है कि आपको ये देख लेना है कि सभी प्लैनेट्स को मैं जैसे बता रहा हूं उस तरीके से करना है कि कोई एक्सोल्टेड तो नहीं है। यदि एक्सोल्टेड है उसे मार कर लीजिए, वो जो आयु प्रोवाइड कर रहा है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद उसे नहीं देखना, उसका एक ही बार भरण करना है किसी भी प्लैनेट का, बाकी और क्राइटेरिया को मीट कर रहा है तो दोबारा नहीं करना। इसी तरीके से रेट्रोग्रेड देख लीजिए, जो वक्री है उसको बली माना जाता है आयु के हिसाब से, उसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब उन प्लैनेट्स को लेना है केवल जो एक्सोल्टेड या रेट्रोग्रेड नहीं है, ये ध्यान रखना, क्योंकि सेकंड जो स्टेप है वो उन्हीं पे लगाना है जो एक्सोल्टेड या रेट्रोग्रेड नहीं है। तो सेकंड स्टेप क्या है, आपको देखना है प्लैनेट वर्गोत्तम तो नहीं है। वर्गोत्तम का मतलब D1 में जिस राशि में है, D9 में उसी राशि में तो नहीं है। यदि है तो वो वर्गोत्तम हो गया। यदि वो स्वय राशि का हो D1 चार्ट में, या स्वय राशि का हो नवांशा में, या स्वय राशि का हो ड्रैकना में, मतलब D1 में देखेंगे स्वय राशि का है बस यहीं रुक जाएंगे, D9 में देखेंगे वहां पर स्वय राशि का है, जहां पे भी हो वहीं रुक जाएंगे, या D3 में स्वय राशि का है, तीनों में से कहीं भी स्वय राशि का है। एट ए टाइम एक ही चीज लगानी है, मतलब वो वर्गोत्तम हो गया तो वो जो आयु प्रोवाइड कर रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और रुक जाइए बस। फर्दर वो स्वय राशि का है यदि D1 में, D9 में या D3 में कहीं भी एक जगह, यानी कि वो D1 में भी स्वय राशि है और D9 में भी स्वय राशि है, तो 2 बार मल्टीप्लाई करना है नहीं। भरण जो भी करना है एक ही बार करना है बस। सपोज वो एक्सोल्टेड है तो बस 3 से मल्टीप्लाई किया, बाकी कुछ चेक नहीं करना। रेट्रोगेट है तो 3 से मल्टीप्लाई किया, बाकी कुछ चेक नहीं करना। यदि वो एक्सोल्टेड या रेट्रोगेट नहीं है तब हमें देखना है वो वर्गोत्तम है क्या। वर्गोत्तम है तो डबल कर दो, बाकी कोई चीज नहीं चेक करनी। ये नहीं देखने लग गए कि वो D3 में तो ओन राशि का नहीं है, तो एट ए टाइम इनमें से एक ही चीज लगेगी। तो या तो उसकी एज को हम डबल कर देंगे, इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, और एक से ज्यादा को मीट कर रहा है तभी भी डबल ही करना है, ध्यान रखना। वो वर्गोत्तम है, ओन राशि का भी है, ओन नवांशा में भी है, ओन ड्रैकना में भी है, तो केवल 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, यानी कि सब चीजों को बार बार लगाते रहें। एक्सोल्टेड और रेट्रोग्रेड देख लिया, ये यदि है तो बाकी कुछ नहीं देखना, आगे चेक नहीं करना है उसको कि वो वर्गोत्तम तो नहीं हो रहा है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखोगे। इफ प्लैनेट इज एक्सोल्टेड एंड वर्गोत्तम, तो वो मैं पहले से ही क्लैरिफाई कर चुका हूं, भरण डबल नहीं होगा, एक ही बार होगा। यहां पर अब ये देखिए भरण किया हुआ है। भरण किस तरीके से किया हुआ है, सन मून मार्स सभी प्लैनेट लिखे हैं। इन्होंने जो ईयर कंट्रीब्यूट किए थे उन्हें हमने नोट कर लिया डेसिमल की फॉर्म में। एक्सोल्टेड रेट्रोगेट हम देख लेते हैं, मैं जो मिसेस गांधी की कुंडली आपको बताई थी, एक्सोल्टेड रेट्रोगेट है क्या, बाकी आप बना सकते हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि रेट्रो किसी का आगे लिखा हुआ है क्या।
इनमें किसी भी, ये जुपिटर का आगे रेट्रोगेट लिखा हुआ है बस। मार्स देखते हैं, ये एक्सोल्टेड नहीं है। सैटर्न 4 साइन में एक्सोल्टेड नहीं है। मून 10 साइन में एक्सोल्टेड नहीं है। वीनस 9 साइन में एक्सोल्टेड नहीं है। मरकरी और सन 8 साइन में एक्सोल्टेड नहीं है। केवल जुपिटर रेट्रोगेट है। तो जुपिटर जो भी आयु प्रोवाइड कर रहा है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स ऑल। भरण इतना भर होगा। इसके मैंने यहाँ पर D3 और D9 चार्ट नहीं बना रखे हैं, मगर आप बना लेना। उनमें ये ना ही तो कोई वर्गोत्तम है, ना ही वो आपके स्वय राशि के अंदर है। तो जुपिटर की एज को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4.5 हो गया। ये हो गया एक्सोल्टेड एंड रेट्रोगेट। अब हम जाकर देखेंगे वर्गोत्तम, ओन राशि, ओन नवांशा और ड्रैकोना। हम देखते हैं यहाँ पे मार्स वर्गोत्तम हो जाएगा। तो मार्स यदि वर्गोत्तम हो रखा है मतलब वो स्वय राशि का होगा D9 में। अब नवांश चार्ट बना के देख लेना, तो उसकी आयु को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्दर हम देखते हैं शुक्र। अब जैसे जुपिटर हो चुका है, जुपिटर को यहां पर नहीं चेक करना है, ध्यान रखना है। अब हमने देखा शुक्र, शुक्र और नवांशा में है, मतलब D9 चार्ट में अपनी ही राशि में चला गया, तो उसको भी आयु को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सैटर्न भी और नवांशा है, उसकी आयु को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मैं आपको वैसे देखना बता देता हूँ। नवांशा तो आप डायरेक्टली देख सकते हो, अलग से D9 चार्ट बनाने की जरूरत नहीं होती नवांशा देखने के लिए। कि आपको जैसे मार्स देखिए 5 साइन में 16 डिग्री 22 मिनट पर है, तो ये आप इसको देखेंगे तो ये मंगल की राशि में ही जाएगा नवांशा में। सैटर्न भी मंगल की राशि में जाएगा नवांशा में। सैटर्न विल ऑल्सो गो, सॉरी, अपनी ही राशि में जाएगा नवांशा में। तो जो अपनी राशि में जा रहे हैं, आप नवांशा चार्ट बना लेना। यहाँ पर मैंने बनाकर दिखाया हुआ नहीं है, आप निकालना चाहो तो आसानी से निकाल सकते हो नवांशा और द्रकोना में। तो वो स्वराशि में जो प्लेनेट जा रहे हैं 3, उनके जो भी आयु प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको D9 चार्ट बनाना पड़ेगा, D3 बनाना पड़ेगा आयु निकालने के लिए। तो जो भी प्लेनेट अपनी स्वराशि के अंदर चले गए, उनकी आयु को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहां पर मैंने इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, देखिए इन तीनों को। क्योंकि मार्स तो वर्गोत्तम है, 5 साइन में ही D1 में, 5 साइन में ही D9 में। वीनस स्वराशि में चला जाता है नवांशा में, सैटर्न स्वराशि में चला जाता है, तो इनकी आयु को डबल कर दिया है। ये 4.91 थी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। वीनस की 6.3 थी, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सैटर्न की 9.53, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ईयर आफ्टर भरण, सन के वो के वही लेंगे 4.23, मून के 10.68 लेंगे, मार्स के डबल करके 9.82 आ गया, मरकरी के एज इट इज लेंगे, जुपिटर के 3 टाइम्स करके 4.5 आ गया, वीनस का डबल करने पे 12.6 आ गया, सैटर्न का डबल करने पे 19.06 आ गया, लग्न का आपका 11.38 आ गया, टोटल 79.24 हो गया आफ्टर भरण। ये आपने भरण कर दिया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट इसका हरण। हरण को बोलते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन के अपने नियम है। रिडक्शन के मैं नियम बता देता हूं। यहां पर एक तो क्रूरोदय हरण नहीं होता, एक होगा चक्रपथ हरण, अस्तंगत हरण एंड शत्रु क्षेत्र हरण। ये 3 तरीके के हरण होते हैं। तो इन तीनों के नियम में यहाँ पर एक बार बता देता हूँ। 2 मेरी पिंडायु की क्लास को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था हरण के क्या नियम है। देखिए, सबसे पहले आपका चक्रपथ हरण है, अस्तंगत हरण है एंड शत्रु क्षेत्र हरण है। चक्रपथ हरण के क्या नियम है? दिस रिडक्शन इज डन बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ प्लेनेट बिटवीन 7th एंड 12th हाउस। कोई भी प्लेनेट 7वें से 12वें भाव के अंदर होता है, उसके लिए यह हरण कमी की जाती है। मैक्सिमम हरण इज बिकॉज ऑफ प्लेसमेंट इन द 12th हाउस। कोई भी प्लेनेट यदि 12th हाउस में हो तो उसका मैक्सिमम हरण होता है। हरण के क्या नियम है? हाउसेस, यदि 12th हाउस में हो आपके मेलिफिक प्लेनेट हैं। मेलिफिक प्लेनेट कौन कौन से हैं? देखिए, मरकरी एंड मून आर नॉट कंसिडर्ड मेलिफिक, यहां पे ध्यान रखना है। तो बेनिफिक प्लेनेट होंगे जुपिटर, वीनस, मरकरी एंड मून को यहां पर बेनिफिक मानकर चलेंगे, चाहे कुंडली में वो मेलिफिक हो रहे हैं। बाकी सभी को हम मेलिफिक मानकर चलेंगे। तो 12th हाउस के अंदर राहु केतु को कंसिडर नहीं करते आयु में। तो मेलिफिक प्लेनेट होंगे आपके सैटर्न, सन एंड मार्स। यदि वो 12th हाउस में है तो वो जो भी आयु प्रोवाइड कर रहे हैं उसे पूरी को हटा देंगे। 11th हाउस में है तो उसका हाफ हो जाएगा। 10th हाउस में तो 1/3 आयु को लेस कर देंगे, जो वो आयु प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी 1/3 को। 9th में है तो 1/4 को लेस कर देंगे। 8th में है तो 1/5 को लेस कर देंगे। 7th हाउस में है तो 150, ये 115 गलत है, 1/6 है, इसको करेक्ट कर लेना, 1/6 को लेस करेंगे। मगर बेनिफिक प्लेनेट इन हाउसेज में है। 12th हाउस में बेनिफिक है तो वो जो आयु दे रहा है उसके आधे को लॉस करेंगे, मतलब मेलिफिक से हाफ करते जाइए। 11th हाउस में मेलिफिक की हाफ आयु को लेस करेंगे तो बेनिफिक की 1/4 को। 10th हाउस में मेलिफिक की 1/3 को करेंगे तो मेलिफिक की 1/6 को।
9th हाउस में मेलिफिक की 1/4 को करेंगे तो बेनिफिक की 1/8 आयु, मतलब जो भी आयु वो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका 1/8 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ऐसे ही 8th हाउस के अंदर 1/5 को करते हैं, यहाँ पे 1/10 को करेंगे। 7th हाउस के अंदर 1/6 को करते हैं, यहाँ पर 1/12 को करेंगे। तो यहाँ पर बोथ बेनिफिक एंड मेलिफिक प्लेनेट आर प्लेस्ड इन दोज हाउसेज। देन Mercury and Moon are not considered malefic. Sun, Mars and Saturn are malefic. Rahu and Ketu are not taken into account. If more than one planet are placed together in these houses, then the strongest out of them will lose, the rest will not lose. ये ध्यान रखना है, एक से ज्यादा प्लेनेट बैठे हुए हैं तो जो उनमें सबसे बली है वो लूज करेगा। बली देखने के दो तरीके होते हैं, जो भी लग्न की डिग्री के क्लोज है उसे बली माना जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आपको यदि जो स्टूडेंट्स हैं उनके कॉलेज में कुछ और पढ़ाया गया हो तो वो फॉलो कर सकते हैं। हम यहाँ पर ये नियम यूज करेंगे कि जो चक्र पथ हरण केवल एक ही प्लेनेट का होगा एट ए टाइम, एक ही राशि में एक भाव में एक से ज्यादा प्लेनेट बैठे हुए हैं तो चक्र पथ हरण केवल उस प्लेनेट का होगा, एक का जो सबसे बली है। और बली देखने का जो हम तरीका यूज करेंगे, असेंडेंट की डिग्री के जो क्लोज होगा उसे बली माना जाएगा। कहीं कहीं पर जिस प्लेनेट की डिग्री ज्यादा होती है उसे भी बली मानते हैं, षटबल देखने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर जो नियम फॉलो करेंगे वो ये दोनों में से कोई भी नियम आप फॉलो कर सकते हो, मगर आप यदि जो एग्जाम देना चाहते हैं वो लिख देंगे कि आप कौन सा नियम फॉलो कर रहे हो, कि जो ज्यादा डिग्री का है उसे बली मान रहे हो या जो लग्न की डिग्री के क्लोज है उसे बली मान रहे हो। तो चक्रपथ हरण के ये नियम है। दूसरा है अस्तंगत हरण। अस्तंगत हरण में एक कंबस प्लैनेट लूजेज हाफ ऑफ हिज आयु ऑब्टेन्ड आफ्टर चक्रपथ हरण, मतलब चक्रपथ हरण के बाद जो आयु बची उसकी आदि को लूज करेगा वो, ये ध्यान रखना। चक्रपथ हरण कर देना है आपको, हरण करने के बाद जो आयु बची लेफ्ट ओवर आयु में से आधी आयु को लूज कर देगा यदि वो कंबस्ट है, मतलब उसका चक्रपथ हरण भी हो रहा है तो आपने चक्रपथ हरण करने के बाद आयु निकाल लेनी है, निकालने के बाद जो बची उसकी आधी आयु को लूज करेगा। यहां पर ये डिग्रीज दी हुई है कि कौन कौन सा प्लैनेट कब कंबस्टेड माना जाता है। मून कंबस्टेड माना जाता है वो 12 डिग्री अहेड और बिहाइंड ऑफ सन हो। मार्स कंबस्टेड माना जाता है जब 17 डिग्री अहेड और बिहाइंड सन हो। मरकरी डायरेक्ट मोशन में 14 डिग्री पर माना जाता है, रेट्रोग्रेड में 12 डिग्री पर माना जाता है। जुपिटर 11 डिग्री अहेड और बिहाइंड माना जाता है। वीनस डायरेक्ट मोशन में 10 डिग्री पर माना जाता है, रेट्रोग्रेड मोशन में 8 डिग्री पर माना जाता है। सैटर्न 15 डिग्री अहेड और बिहाइंड माना जाता है। अब जुपिटर, सैटर्न, मार्स ये तीनों जो प्लेनेट है ये रेट्रोग्रेड मोशन में कंबस्ट नहीं हो सकते क्योंकि वो बहुत दूर होते हैं सन से, 4 साइन दूर होते हैं जब वो रेट्रोग्रेड होते हैं, इसलिए रेट्रोग्रेड मोशन में केवल कंबस्ट मरकरी और वीनस होगा। तो इन डिग्रीज का यूज करेंगे तो जो प्लेनेट कंबस्ट है वो जो आयु प्रोवाइड कर रहे हैं आफ्टर चक्रपथ हरण उस आयु में से और हाफ करके आयु को हम लेस कर देंगे, इसको हम अस्तंगत हरण बोलते हैं। सैटर्न एंड वीनस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अस्तंगत हरण। सूर्य और सैटर्न को हम अस्तंगत हरण से एग्जेम्प्ट कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि सैटर्न सूर्य का पुत्र है और वीनस अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, बाकी प्लैनेट जैसे मूव करते हैं उसके अपोजिट हम वीनस को मानकर चलते हैं, इसलिए इन दोनों को अस्तंगत हरण का दोष नहीं लगता। इनकी आयु को रिड्यूस नहीं करना है, बाकी सभी ग्रहों की आयु को रिड्यूस करना है। और लास्ट वन है यहाँ पर जो अंशा आयु में यूज करेंगे, शत्रु क्षेत्र हरण। शत्रु क्षेत्र में प्लैनेट इज प्लेस्ड इन इज इनिमिकल राशि, शत्रु राशि में बैठा हो, देन आफ्टर अस्तंगत हरण ए फर्दर 1/3 ऑफ रिडक्शन, ये सक्सेसिव हरण है ध्यान रखना, इज डन, तो 1/3 उसका आपका रिडक्शन कर दिया जाएगा। पाराशरी नैसर्गिक मैत्री इज कंसिडर्ड मैत्री, यहां पर फ्रेंडशिप जो होगी वो नेचुरल फ्रेंडशिप मानी जाएगी ना कि तात्कालिक फ्रेंडशिप। तो हरण डज नॉट अप्लाई टू रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स का हरण नहीं होगा, मार्स इन कैप्रिकॉर्न का हरण नहीं होगा। देयर इज सम कंट्रोवर्सी अमंग एस्ट्रोलॉजर्स रिगार्डिंग मार्स, तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट का आपका शत्रु क्षेत्र हरण नहीं होता। मार्स को हम यहाँ पर मानकर नहीं चलेंगे, लोग कहते हैं कि मार्स जब एक्सोल्टेड हो तो उसका भी हरण नहीं होता शत्रु क्षेत्र हरण, क्योंकि वो कैप्रिकॉर्न में एक्सोल्टेड हो गया तो वैसे वो शत्रु राशि है तो हम उसको शत्रु राशि मानकर नहीं चलते।
इसलिए शत्रु क्षेत्र ऋण मार्स का नहीं माना जाएगा, मगर उसके बारे में कंट्रोवर्सी है। आप जो भी नियम लगा रहे हो आप लिख दीजिए, दोनों में से दोनों ही नियम लगा सकते हो आप। मार्स को कैप्रिकॉर्न में आप शत्रु राशि में भी मान सकते हो और आप ऐसा भी मान सकते हो वो शत्रु राशि में नहीं है। मगर जो लोग एग्जाम देंगे वो इसको क्लियर कट लिख देंगे कि हम मार्स को कैप्रिकॉर्न में हरण नहीं लेकर चल रहे हैं, क्योंकि क्लासिक्स में दोनों ही कॉम्बिनेशन है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स का शत्रु क्षेत्र हरण नहीं होता। तो अभी हमने जो निकाला था उसका हम हरण करते हैं। देखिए उस केस के अंदर ये हमने कर दिया था भरण। अब आ जाते हैं हरण। आफ्टर भरण जो आयु प्रोवाइड कर रहे हैं प्लैनेट्स उनको यहां पर लिख दिया है मैंने। ये आफ्टर हरण जो आया था ये 4.23, 9.79, 9.82 इन आयु को मैं लेकर चला गया हूं नेक्स्ट उसके अंदर, सॉरी 4.23, 10.68, 9.82 ये आफ्टर भरण जो आयु थी इसको हमने यहां पर ले लिया है। अब मैं चक्रपथ हरण करूंगा। तो चक्रपथ हरण में यहां पर मेंशन किया हुआ है सूर्य आपका एक्चुअली 7 से 12 हाउस में नहीं है तो चक्रपथ हरण होगा नहीं। मून आपका 7th हाउस में है, 7th हाउस में प्लेस्ड है। मून को हम बेनिफिक मानते हैं। तो ये जो भी आयु प्रोवाइड कर रहा है उसका 1/12 1/12 हिस्सा 10.68 ईयर का 12 से डिवाइड करो, जो आया उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। बाकी जो बचेगा वो आयु बची चक्रपथ हरण के बाद। मतलब जो ये आयु प्रोवाइड कर रहा है 10.68, इसको 12 से डिवाइड करो, जो भी आया उतनी आयु इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है। 9.79 आ गई। मार्स भी आपका 7 से 12 में नहीं है, एज इट इज रख लिया। मरकरी भी 7 से 12 हाउसेज में नहीं है, एज इट इज रख लिया। आप चार्ट पीछे देख सकते हो जो मैंने बताया है, आप उसे लगा कर रखेंगे तो आपको आसानी रहेगी। वो चार्ट मैं आपको दिखा देता हूं। ये चार्ट है और मैं इसको ले भी आता हूं, देखिए वहां लगा देता हूं आपको समझाने के लिए। समझाने के लिए मैंने यहां पे लगा दिया है, देखिए बीच में, जिससे आपको अब ये समझ में आने में दिक्कत ना हो। तो अब देखिए मार्स है, मार्स कहाँ पर बैठा हुआ है, ये यहाँ पर, इस पर चक्रपथ हरण नहीं होगा। मरकरी यहाँ पर बैठा हुआ है, इस पर चक्रपथ हरण नहीं होगा। जुपिटर, जुपिटर कहाँ पर है हम देखते हैं। देखिए ये रहा, एक बेनिफिक प्लेनेट है, रेट्रो है। तो जुपिटर आपका बेनिफिक प्लेनेट है, तो ये आपका बेनिफिक प्लेनेट यहाँ पर 1/4 एज लूज करता है। तो 1/4 एज लूज करेगा तो ये आपका मेलिफिक होता तो हाफ लूज करता, 11वें भाव में 1/4 एज लूज करेगा। तो 4.5 का 1/4 आप कम कर दीजिए। तो 4.5 को 4 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसको 4.5 में से सब्ट्रैक्ट करने पर ये बचेगा। बाकी कोई बचा गया, केतु कोई एज करता ही नहीं है। तो चक्रपथ हरण केवल मून और जुपिटर का होगा, यहां से सीधा पता चल रहा है। तो बाकी में देखिए किसी में हमने नहीं किया है। अब हम देखेंगे अस्तंगत हरण। तो ये बहुत ईजी है देखना, ये सूर्य के साथ जो होगा वही अस्त होगा, बाकी तो अस्त हो नहीं सकते। तो सूर्य के साथ मरकरी है और मरकरी एक्चुअली सूर्य के विदिन 9 डिग्री है, तो मरकरी अस्त हो जाता है, डायरेक्ट भी और रिवर्स भी। तो जो भी अस्त होता है वो जो भी आयु ये प्रोवाइड कर रहा है, जैसे यहां पर चक्रपथ हरण के बाद जो आयु बचती, बाय द वे मून अस्त हो जाता है, समझ लीजिए इस तरीके के केसेस आएंगे। मून अस्त हुआ होता तो 9.79 का हाफ लेस करते हैं उसमें से, यानी कि 10.68 का हाफ लेस करते, जो एज बची है उसका आधा लेस करेंगे। तो यहां पर इसकी मरकरी की जो एज बची है आफ्टर चक्रपथ हरण, क्योंकि हुआ ही नहीं, 6.97 का हाफ 3.485 इसमें से लेस कर देंगे। अब आ जाते हैं हम इसको, मैं इधर रख देता हूं। तो अस्तंगत हरण केवल आपका इसका हुआ। अब हम देखते हैं शत्रु क्षेत्र हरण। शत्रु राशि में कौन है, एक एक करके देख लेते हैं। शत्रु राशि में कोई है क्या? सैटर्न का शत्रु मून नहीं होता, मार्स का शत्रु सन नहीं होता, और ये यहां पर दे रखा है मरकरी 8 साइन में है। मरकरी का शत्रु मार्स नहीं होता, सन का शत्रु मार्स नहीं होता, वीनस का शत्रु जुपिटर नहीं होता। जुपिटर का शत्रु वीनस होता है मगर वीनस का शत्रु जुपिटर नहीं होता। और यहां पर अब देख लेते हैं, वो सैटर्न का शत्रु मार्स है। सैटर्न शत्रु राशि में, सॉरी मैं गलत बोल गया, सैटर्न का शत्रु यहां पर मार्स है। तो हम क्या करेंगे, बाकी कोई नहीं है, जुपिटर वीनस की राशि में है, तो ये इसको
मानकर नहीं चल रहा है, 1 मिनट रुकिए। शत्रु क्षेत्र ऋण के केस में जुपिटर का होगा नहीं है, ध्यान रखना। वैसे जुपिटर वीनस की राशि में, जुपिटर का शत्रु होता है वीनस, मगर जुपिटर का हमने यहाँ पे शत्रु क्षेत्र ऋण नहीं किया है। देखिए रीजन क्या है, क्योंकि ये रेट्रोग्रेड प्लेनेट है। रेट्रोग्रेड प्लेनेट का शत्रु क्षेत्र ऋण नहीं होता है, इस नियम को याद रखेंगे। अब सैटर्न चंद्रमा की राशि में है तो सैटर्न का शत्रु है चंद्रमा। अब यहां पर हम देखते हैं कि सैटर्न 21 पर ये जो एज कंट्रीब्यूट कर रहा है 19.6 है, उसका 1/3 आपने 6.2 आएगा, वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आपका 13.07 ईयर बच गई है इसकी। अब हम क्या करेंगे, जो भी एज जिसने कंट्रीब्यूट की है उसको हम यहां पर ले जाएंगे। इसको डिलीट कर देता हूं मैं, या इसको छोटा कर देता हूं जिससे प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। लो, अब सन ने 4.23 ईयर की है, मून ने 9.7 की है आफ्टर हरण, मार्स ने 9.82, मरकरी ने 3.485, जुपिटर ने 3.375 और वीनस ने 12.6, सैटर्न ने 13.07 और लग्न ने 11.38 की है। इन सभी को ऐड कर लीजिए, तो इस सभी को ऐड करने पे आफ्टर हरण एज आ गई 67.749। अब 0.749 ईयर को आप मंथ और डेज में कन्वर्ट कर लोगे, जैसा मैंने आपको पीछे बताया था। इस तरीके से जो आयु आएगी उसे हम अंशा आयु बोलते हैं। एंड अंशा आयु हैज गिवन द मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट। ये इंदिरा गांधी की कुंडली है, उनकी 67 ईयर की एज में डेथ हुई थी। तो इस तरीके से हम किसी की भी अंशा आयु कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट आती है। इंदिरा गांधी की एज जो हमने निकाली थी वो एक्चुअल में एज भी उनकी 67 थी, जो अंशा आयु से निकली है वो की वही एज उनकी थी। तो इस तरीके से हम अंशा आयु कैलकुलेट कर सकते हैं।